दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रकार के एग्ज़ाम में, चाहे वो हिंदी टीजीटी पीजीटी हो या समूह ग हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक चुनकर सही उत्तर का चयन करना है। आपको विपरीतार्थक अर्थात कि विलोम का चयन करना है। इसमें पहला इसमें है आपका अवनी। अवनी का अर्थ होता है धरती। आप इसे धरती के पर्याय के रूप में भी याद कर सकते हैं। तो धरती होता है अवनी का अर्थ। इसका जो विलोम हो जाएगा अर्थात कि विपरीत है वो होता है अंबर। दूसरा क्वेश्चन है उत्थान। तो उत्थान का विलोम शब्द आपको बताना है क्या है। इसके लिए राइट आंसर है पतन। उत्थान का विलोम होता है पतन। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। इसके लिए ऑप्शन बी पतन। अलगाव, अलगाव शब्द है और इसका विलोम बताना है, यानी कि विपरीतार्थक बताना है क्या होगा। इसका विपरीतार्थक है विलगाव। अलगाव का जो विपरीतार्थक यानी कि विलोम है वह है विलगाव। फिर है शुद्ध वर्तनी है। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। यहाँ शब्द है ज्योत्सना। तो ज्योत्सना किस तरीके से लिखा जाता है यह आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी ज्योत्सना। इस प्रकार लिखा जाता है आधा जो यो, आधा त, आधा स और ना। ज्योत्सना यह ज्योत्सना का शुद्ध रूप है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब है कि कौन सा शब्द है वो गलत तरीके से इसमें लिखा गया है। राइट आंसर का इसमें आपको चयन करना है कौन सा राइट होगा। यहाँ पर आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है। अशुद्ध वर्तनी बतानी है तो मनोकामना, मनोहर, मनोयोग, मनोरथ, ये सारी ही वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर अशुद्ध रूप कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसका कोई भी आंसर जो है ऑप्शन वो सही नहीं है, क्योंकि मनोकामना, मनोहर, मनोरथ और मनोयोग इसी प्रकार ही ये लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संबल में कौन सी ध्वनि है। जो संबल है इसमें कौन सी ध्वनि है। संबल में कौन सी ध्वनि है, ध्वनि बतानी है इसमें कौन सी है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। संप्रक्त ध्वनि है इसमें, संप्रक्त ध्वनि है। कौन सा शब्द सही है, इसमें से कौन सा शब्द है जो सही तरीके से लिखा गया है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी है पूजनीय। यह सही तरीके से लिखा गया शब्द है, यानी कि शुद्ध वर्तनी है पूजनीय। अगला है कि हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। हिंदी वर्णमाला के जो अंतिम पंचमाक्षर हैं इनका उच्चारण स्थान बताना है क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, अनुनासिक है। पंचमाक्षर का मतलब है जैसे क, ख, ग, घ और ङ। ये च, छ, ज, झ और ञ, फिर ट, ठ, ड, ढ और ण, त, थ, द, ध और न। ये आपके अंतिम पंचमाक्षर होते हैं। 1, 2, 3, 4 और पांचवा अक्षर। 1, 2, 3, 4 और पांचवा अक्षर, और ये पांचवा अक्षर और एक इसमें आता है। यहाँ पर तक आपका ये जो हो गए अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं, जो ये पंचमाक्षर हैं, लास्ट वाले अक्षर हैं। ठीक है, तो इनका जो उच्चारण स्थान है वह क्या होता है, अनुनासिक होता है। अगला प्रश्न है कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए कम बोलने वाला। इसके लिए एक अक्षर है मित भाषी। कम बोलने वाला यानी कि मित भाषी। अगला है कि सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा। सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी अपाद मस्तक। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी अपाद मस्तक। सिर से लेकर पैर तक अगर कहना है तो आप उसे अपाद मस्तक कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों
के लिए एक शब्द क्या होगा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है इसके लिए अजान बाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसके लिए एक शब्द है अजान बाहु। अगला क्वेश्चन है मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी आंखें मछली के समान हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मछली के समान आंखों वाली। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी मीनाक्षी। मछली के समान आंखों वाली अर्थात की मीनाक्षी। मीन यानी कि मीन धन अक्षी मीनाक्षी। मीन का मतलब हो गया मछली, अक्षी का मतलब होता आंख। ठीक है, मीनाक्षी। तो मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द है मीनाक्षी। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहां पर आपको तत्सम शब्द का चयन करना है कि इसमें कौन सा शब्द है जो कि तत्सम शब्द है। राइट आंसर है ऑप्शन बी अंश। अंश जो है यह तत्सम शब्द है। इसमें ढूंढना है तत्सम शब्द कौन सा होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए अक्षी। यह तत्सम शब्द है। अगला है तत्सम शब्द ढूंढना है, इसमें कौन सा तत्सम शब्द है। राइट आंसर है ऑप्शन सी उलूक। उलूक जो है ये उल्लू का तत्सम रूप होता है, उलूक। अगला है इसमें तत्सम शब्द ढूंढना है, कौन सा तत्सम शब्द है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके लिए राइट आंसर देखना है। कैंची के लिए राइट आंसर देखना है और इसका जो राइट आंसर है कैंची का जो तत्सम रूप होता है वह कर्तरी होता है। कैंची का तत्सम रूप होता है कर्तरी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है। जो गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है, पहला है वह गदहा भागा जा रहा है, रवि उद्दंड लड़का है, मृदुला की मृदुवाणी है, जुगेंद्र पंजाबी गीत गाता है। अब आपको यह बताना है जो कि गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, वह गदहा भागा जा रहा है। तो यहाँ पर इसमें गुण मतलब कि उसकी कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है। जैसे रवि उद्दंड है, यहाँ पर जो रवि है वो किस प्रकृति का है, ये उसका गुण है कि वह उद्दंड है। दूसरा मृदुला मृदुवाणी है, मृदुला की जो उसका गुण बताया जा रहा है कि उसकी वाणी कैसी है, मीठी है। अगला है जुगेंद्र पंजाबी गीत गाता है, तो वो जुगेंद्र जो गा रहा है उसके गीत का गुण बताया है कि वो किस प्रकार का है, पंजाबी है। लेकिन यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है उसमें है कि वह गदहा भागा जा रहा है, तो यहाँ पर केवल कहा गया है कि गदहा भाग रहा है। अगला है सुंदर विशेषण का सही स्त्रीलिंग रूप है। सुंदर के लिए सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी सुंदर का जो विशेषण होगा स्त्रीलिंग में वो होगा सुंदरी। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा भाषण के लिए कि उसने, जैसे अगर आपको बोलना है कि उसने भाषण दिया, कैसा भाषण दिया, मतलब कि भाषण के लिए विशेषण बताना है जो उसकी विशेषता को बताएगा, किस चीज का उसमें प्रयोग किया जाएगा। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी ओजस्वी। उसका जो भाषण था वो कैसा था, ओजस्वी। अगला है लजीज के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। लजीज जो विशेषण है एक, इसके लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, मतलब कि आप इनमें से किस वाक्य में लजीज का प्रयोग करेंगे। महेश ने लजीज मकान बनवाया, राधा दिखने में बहुत लजीज है, मंजीत ने लजीज कार्यवाही की, या धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी कि धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है।
क्योंकि लजीज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यंजन के लिए, यानी कि खाने के लिए, कि खाना लजीज था, यानी कि बहुत जब तारीफ की जाती है तो लजीज शब्द का प्रयोग खाने के लिए किया जाता है। व्यंजन का मतलब है यहाँ पर खाने से। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।